जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी फैमिली ओनली स्टडी में। तो मैं राहुल आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो को लेके। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप थंबनेल को देखकर समझ ही गए होंगे कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में 2025 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जो आपको शॉकिंग लगेंगे। और अगर आपने इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया था और आपने इन क्वेश्चंस का कौन सा आंसर अटेम्प्ट करा था, वो भी जब मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा तो आप कमेंट करके बताना कि किस क्वेश्चन का आंसर आपने कौन सा लगाया था। और अगर कोई डाउट हो आपको तो वीडियो के नीचे कमेंट करना। हो सके तो मैं उस चीज़ का रिप्लाई करूँगा। वैसे भी मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। देखो, सबसे पहले तो यार जो हमारा पेपर था इस बार 2025 का, वो बिल्कुल ही शॉकिंग था। क्योंकि ट्रेंड सवाल चेंज हुआ था। जो थ्री को स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए थे। और इतना लेंदी पेपर था कि क्वेश्चन को जब हम पढ़ते थे तो हमारे पास भले ही कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी या फिर हमारे पास फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन फिर भी हम राइट आंसर तक जब पहुंच रहे थे तो हमें चैलेंज फेस करना पड़ रहा था। जैसे कि अगर आपने प्रीलिम्स दिया होगा तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अवश्य बताना। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जो देख के आपको बिल्कुल शौक ही लगेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, हो सकता है थोड़ी सी क्लैरिटी आपको ब्लर सी लगे तो उसको यार मैनेज कर लेना। मैंने कोशिश तो बहुत की थी कि क्लैरिटी सही हो, लेकिन हो सकता है थोड़ी क्लैरिटी आपको सही से ना लगे, तो उसको मैनेज कर लेना। फिलहाल जो भी क्वेश्चन रहेगा मैं उसको आपकी अपनी भाषा में आपको पढ़ के बता दूंगा, आप अपनी आवाज़ में। तो देखो, ये क्वेश्चन नंबर था 61। क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि मान लीजिए सरकार का राजस्व व्यय 80,000 करोड़ है और राजस्व प्राप्ति 60,000 करोड़ है। सरकारी बजट 10,000 करोड़ के उधार ग्रहण और 6,000 करोड़ के ब्याज भुगतान को भी प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? पहला ऑप्शन था राजस्व घाटा 20,000 करोड़ है। सेकंड ऑप्शन था राजकोषीय घाटा 10,000 करोड़ है। और थर्ड ऑप्शन था प्राथमिक घाटा 4,000 करोड़ है। ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए गए थे। अब देखो यार, बहुत से एस्पिरेंट तो ये चीज़ देखकर शौक रह गए कि जैसे कि सी सेट बाद में होता है हमारा, तो कुछ लोग सी सेट देने के बाद ये कह रहे थे कि यार सी सेट में क्या मैथ कम थी जो कि जीएस में भी मैथ डाल दिया। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, सी सेट बहुत ही अलग लेवल का आया था। और ये जो क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं, लिटरली ये क्वेश्चन शॉकिंग है। क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है कि अभी तक पहले कभी पूछे गए हों। हो सकता है आपने लगभग 25-30 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद जीएस के आप एग्ज़ाम देने गए हों। तो अगर कोई ऐसा पीवाईक्यू आपने सॉल्व करा हो तो नीचे कमेंट करना। अब देखो हुआ क्या था यार, इस बार इस लोग हम किसी टॉपर्स का इंटरव्यू देख रहे थे या फिर कोई ऐसा इंसान जिसने 3-4 बार प्रीलिम्स निकाला है या फिर उसने मेंस लिखा है, इंटरव्यू तक पहुंचा है। तो बहुत सारे पॉडकास्ट आपने सुने होंगे ऐसे टॉपर्स के। तो वो यही कहते थे कि पीवाई क्यूज को सॉल्व कर लो लास्ट 20-25 ईयर्स के या 13 ईयर्स के या 30 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो पीवाई क्यूज यूपीएससी के, और आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। तो मुझे लगता है कि यूपीएससी ने इस चीज़ को बिल्कुल ही इस बार हटा दिया। इस तरीके के पीवाईक्यूज बिल्कुल पहले कभी नहीं पूछे गए थे। जिस तरीके के क्वेश्चन, कुछ शॉकिंग क्वेश्चन है जो पहली बार ही इस क्वेश्चन, मतलब कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा है आप नीचे कमेंट करना। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो अगला क्वेश्चन ये है, जैसे कि ये क्वेश्चन है थ्री स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन।
मुझे लगता नहीं है कि अब से पहले 3 स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आते थे जैसे अब तक आपने देखा होगा, और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने ऐसे ही सॉल्व करे होंगे जो कि लगभग 2 स्टेटमेंट के होते थे। और 2 स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन थोड़े से ऐसे ईज़ी भी होते हैं, करने में हमें आसानी होती है। अगर हम किसी एक क्वेश्चन को या फिर एक स्टेटमेंट को हम गलत साबित कर दें, तो आंसर हमारे सामने आ जाता है। लेकिन चैलेंजिंग तब होता है जब हमें दोनों ही स्टेटमेंट, पहला और दूसरा राइट लगे। लेकिन यहाँ तो आप देख पा रहे हैं कि उन्होंने 3-3 स्टेटमेंट दे रखे हैं यार। मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस को देखने के बाद बहुत सारी यूपीएससी के लिए मीम्स बने कि अब देखो जैसे यहाँ पे पहला स्टेटमेंट इन्होंने दे रखा है, जहाँ तक किसी कंपनी में निवेश से प्राप्त प्रतिफलों का संबंध आमतौर पर यह माना जाता है, स्टॉक धारकों की तुलना में बॉन्ड धारकों को अपेक्षाकृत कम जोखिम रहता है। और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये था कि बॉन्ड धारक किसी कंपनी के ऋणदाता होते हैं, जबकि स्टॉक धारक उसके स्वामी होते हैं। अब तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये था कि पुनर्भुगतान के प्रयोजन के लिए किसी कंपनी द्वारा बॉन्ड धारकों को स्टॉक धारकों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। अब जब आप ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि आपके पास इससे संबंधित जानकारी ना हो। अब से पहले क्या होता था कि अगर हम एलिमिनेशन टेक्निकल यूज़ करके ना, अगर हमें 2 अगर हमें 2 ऑप्शंस भी आ रहे हैं या हमें 1 ऑप्शन भी आ रहा है, तो फिर भी हम क्वेश्चन को कर लेते थे। अब यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट दिए हैं उन्होंने, उसके बाद कुछ कथन भी इस तरीके से ही दे रखे हैं आंसर करने के लिए कि 2 सही हैं या फिर 1 सही है या दोनों 2-3 में से कोई एक सही है, इस तरीके की स्टेटमेंट दे रखे हैं। अब चैलेंज यहाँ पे यार ये है कि अगर हम पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे हमें ठीक लग रहा है। अब चैलेंज ये है कि हम दूसरे को पढ़ेंगे हमें ठीक लग रहा है, तीसरा भी ठीक लग रहा है। अब क्या है कि दोनों कथन पहले की व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही जो तीसरा कथन है वो दूसरे तीसरे में से पहले एक से किसी एक की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो भाई लिटरली ये क्वेश्चंस टाइम टेकिंग थे और चैलेंजिंग भी थे। तो आपने अगर इस क्वेश्चन का आंसर करा हो, अगर आपने यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया हो, तो नीचे कमेंट करना कि इस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या लगाया था। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए यार। देखो बहुत सारी वीडियोस आपको यूपीएससी से संबंधित यहाँ पे मिलती रहती हैं। कैसे प्रिपरेशन करें या फिर कहाँ से शुरू करें, किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, इस तरीके के वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहती हैं। तो मेक श्योर करें कि सब्सक्राइब चैनल को करके रखिएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का था। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो 23 नंबर ये सेट शायद ए है, आप जो देख पा रहे हैं, और ये है 24 क्वेश्चंस। अब देखो पहला, सॉरी 23 जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, तान्या तांगानिका झील, टोनले सैप झील, पाटोस लैगून, इसमें से लिखा है अब पूछ ये रहा है कि भूमध्य रेखा इनमें से कितनों में से होकर गुजरती है। केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने क्या करा होगा, बिल्कुल जब हम तुक्के के अनुसार ही आंसर कर रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा या तो हम लगाएंगे बी कि यार हो सकता है तीनों तो सही नहीं होंगे, और या तो हम लगाएंगे सभी तीन। मैक्सिमम स्टूडेंट जिनके पास इससे संबंधित जानकारी नहीं थी, उन्होंने या तो ऑप्शन बी लगाया होगा और या तो ऑप्शन उन्होंने सी लगाया होगा। क्यों? क्या हो सकता है दो में से तीन में से कोई दो तो सही होंगे ही होंगे, या फिर कोई एक तो सही होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे शॉकिंग बात यह है कि भाई इनमें से तीनों ही जो ऑप्शन हैं वो रॉन्ग हैं। इनमें से कोई भी झील ऐसी नहीं है जो भूमध्य रेखा से होकर गुजरती हो, या फिर भूमध्य रेखा इनसे होकर गुजरती है। तो ये इसका आपने क्या आंसर लगाया था नीचे कमेंट करिएगा, अगर आपने यूपीएससी 2025 का प्रीलिम्स अटेम्प्ट करा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो 24 क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि वर्ष 2022 से 23 के दौरान हल्दी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट एक है, भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। स्टेटमेंट टू, भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर 3, भारत में महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्य हैं। अब भाई लोगों ने करा क्या होगा? देखो जनरली क्या होता है यार, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही शॉकिंग है। ये शॉकिंग इसलिए है क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हालांकि यूपीएससी है भाई, अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए। आप कैंडिडेट से 1 साल पहले का करंट अफेयर पूछ लो, आप कैंडिडेट से 1.5 साल पहले का करंट अफेयर पूछ लो, लेकिन ये थोड़ी है कि आप उससे 3 4 साल पहले का करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं। देखो यहाँ पे 2022-23 से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन हम एग्जाम देने कब गए थे? हम एग्जाम देने गए थे 25 मई 2025 को। ये शॉकिंग ये है कि भाई 3 साल पहले क्या था क्या नहीं था डज नॉट मैटर, या फिर हमारे पास नॉलेज नहीं है। अरे आपको पूछना था, आप 2024 का पूछते, आप 2023 का पूछ लेते, क्या 2022 का पूछ रहे हैं आप? ये क्वेश्चन ही शॉकिंग है। अब देखो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने क्या करा होगा, इसके ऑप्शंस ऐसे दिए दे रखे थे जो कि एलिमिनेशन टेक्निक से सही हो जाते हैं। अब बहुत से लोगों ने क्या करा होगा, जिनके पास इस चीज से संबंधित जानकारी नहीं है कि 2022 में क्या था, उन्होंने क्या करा होगा, उन्होंने स्टेटमेंट पहला पढ़ा। बोले भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक में भी और निर्यातक। खटाक से हमारे मन में कॉमन सेंस लगा कि जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे ये वाला, वो ये आया था कि भाई हम लोग उत्पादन तो कई ऐसी चीजें हैं जिससे विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन हम करते हैं, जैसे कि दाल का हो गया, जैसे कि दूध का हो गया, जैसा कि हल्दी का भी 2022-23 में सबसे बड़ा उत्पादक जो राष्ट्र है वो भारत था। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोगों ने क्या करा होगा कि निर्यातक। जैसे कि अगर हम दूध के बारे में बात करें तो हम विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं दूध का, लेकिन हम क्या करते हैं, हम कंजम्पशन भी कर लेते हैं उतना ज्यादा, इसलिए हम एक्सपोर्ट उतनी भारी मात्रा में नहीं कर पाते हैं। तो कैंडिडेट ने क्या करा होगा कि निर्यातक तो नहीं हो सकता है भारत, हो सकता है आपने ये भी सही लगा दिया हो। और देखो सेकंड ऑप्शन ये है कि की हल्दी भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती हैं, भाई हो सकता है सही होगा। लेकिन अगर आपने पहला स्टेटमेंट रॉन्ग लगा होगा, बहुत से कैंडिडेट्स ने ऐसा करा होगा और ये काट दिया होगा। जब इसे हमने काट दिया तो हमारे पास ऑप्शन बचते थे सेकंड और थर्ड, और वही आपने से लगाया होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा लगाया था नीचे कमेंट करिएगा, जस्ट अभी के अभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो ये था, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 37 नंबर का जो क्वेश्चन है वो था सेट ए में शायद, और ये पूछ रहा है कि पीकॉक टेरेंटुला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सर्वभक्षी पुरुषकवची है। इसका प्राकृतिक आवास भारत में केवल कुछ वनों तक ही सीमित है। अपने प्राकृतिक आवास में यह एक वृक्षीय जाति है। देखो भाई, हो सकता है ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, भाई पता ही नहीं कि पीकॉक टैंग टेरेंटुला, अजीब सा प्रोनाउंसिएशन है इस चीज का, ये क्या होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन ही बन जाते हैं। मे बी मैंने आपको सिर्फ सैंपल ही दिखाया है ऐसे, अ, सिर्फ कुछ क्वेश्चन दिखाए हैं ऐसे, लगभग दो से तीन क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल ही अलग लेवल के पूछे गए थे, हमें उनसे संबंधित कोई जानकारी नहीं थी कि आखिर पता नहीं ये होता क्या है।
देखो इसका जो पहला ऑप्शन है ये रॉन्ग है, बाकी 2 और 3, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आपने इस चीज़ का कौन-सा आंसर लगाया था वो आप हमें नीचे कमेंट करना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपने कितने सही करे, जितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही एक्यूरेट कर सकते हैं, नीचे कमेंट करिएगा। और देखो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं यार बिल्कुल शॉकिंग होते हैं। करंट अफेयर्स पता नहीं कब का पूछ ले, अब तो यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल, पहले भी था अब बहुत ज़्यादा हो गया है। मैक्सिमम हम लोग जिस साल का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उसका करंट अफेयर पढ़ते हैं, 1 साल पहले का पढ़ लेते हैं, लेकिन 3-4 साल पहले का मेबी कोई पढ़ता हो, लेकिन शायद लोग जनरली नहीं पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे भाई 2-2, 3-3, 4-4 साल पहले का करंट पूछा जा रहा है। और देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस, ये टाइम टेकिंग होते हैं और ये बहुत समय लेते हैं आपका सॉल्व करने में। और हो सकता है तब भी आप टाइम वेस्ट करने के बाद हो सकता है कि आप सही आंसर तक नहीं पहुंच पाएँ। तो इस तरीके से यूपीएससी का पेपर लेंथी हो जाता है। इस तरीके के क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डेटा से संबंधित। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार प्रीलिम्स में। हो सकता है आपको 2026 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस और ऐसे देखने को मिले। हालाँकि इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि इसमें सारे ही क्वेश्चंस राइट हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई सीधी-सी कैलकुलेशन है, इसको आप मैथ नहीं कहेंगे। लेकिन यार जो लोग बिल्कुल ही थ्योरी ही पढ़ के आते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस देख के वो थोड़ा घबरा जाते हैं, और होता भी है। तो इनमें से कितने क्वेश्चंस आपने राइट करे, हमें नीचे कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपनी तैयारी जारी रखिएगा। पेपर का लेवल जो टफ़ है, उसको देखकर हमें तैयारी नहीं छोड़नी है। और बाकी मंज़िल आपको मिलेगी यार, अगर आपके सपनों में जान है, आपकी मेहनत में जान है और आपका कंसिस्टेंसी लेवल बहुत अच्छा है, तो मंज़िल दूर नहीं है। बाकी ये सारी बातें पॉज़िटिव हैं, आपको थोड़ा-सा मोटिवेट करने के लिए हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, आप इस चीज़ को भली-भाँति जानते हैं। तो अपना ख़्याल रखना, पढ़ाई आराम से करो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।